अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ना कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक लिविंग थिंग्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो जिंदा चीज़ें मौजूद हैं उनको हम ना के अपने इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट यानी कि अपने माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें मुख्तलिफ तरह की ना कि जिंदा चीज़ें नज़र आती हैं। उनकी कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ किस्म के ना के पौधे नज़र आते हैं, यानी कि सारे पौधे जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हैं। दूसरे नंबर पर हमें ना इंसान नज़र आते हैं, तो इंसान भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हैं। तीसरे नंबर पर हमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर नज़र आते हैं, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और फिर हमें ना के परिंदे भी नज़र आते हैं, तो ये भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इसके अलावा भी कीड़े मकोड़े काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगी, तो वो सारी चीज़ें ना बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हैं। यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई डेफिनेशन आए तो उसका तो हमने ये लिख देना है, और साथ में कोई एग्जाम्पल एक दो आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है, तो एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए हों तो उनमें से हमें पिक करना इजी हो जाएगा जब हमें पता होगा कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट के लिविंग थिंग्स होती हैं ना वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे माहौल में मौजूद ऐसी चीज़ें जो बेजान हैं उनको हम ना एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ना कि बायोटिक कंपोनेंट्स की काफ़ी सारी एग्जाम्पल देखी थी, तो हमें अपने इर्द गिर्द माहौल में एबायोटिक यानी कि बेजान चीज़ों की भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल नज़र आएंगी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ना कि एयर यानी कि हवा है जो ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट है। इसके बाद पानी जो है ये भी हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट ही है। उसके बाद फिर लाइट है, तो ये भी हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स है। और इसके बाद फिर जो हमारे पास मट्टी यानी कि सॉइल आती है, तो ये भी हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये सिंपल है कि अब आप लोगों ने देखना है कि जो भी चीज़ आप लोगों को बेजान नज़र आएगी तो वो हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि माहौल में मौजूद जो जानदार चीज़ें हैं और बेजान चीज़ें हैं उनके दरमियान में जो एक ताल्लुक सा बनता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो जैसे अब देखें हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें देखें कि हमारे पास ये एक जानवर नज़र आ रहा है, पौधे नज़र आ रहे हैं, और इसमें फिर हवा भी है, नेक्स्ट फिर मट्टी भी है। तो ये सब का ना कि एक रिलेशनशिप बना हुआ है, तो इसको हम ना कि इकोलॉजी कहेंगे, यानी कि ये एक इकोलॉजी की एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी तरह इसमें अगर देखें तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से पौधे नज़र आ रहे हैं, हवा मौजूद होती है, वो तो हर जगह मौजूद होती है। नेक्स्ट फिर है कि मट्टी है, तो ये सारी जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर ना एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सहरा का आ रहा है, तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो मट्टी है, उसके बाद फिर हवा है, और सहरा में मौजूद मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, या किसी भी किस्म के इंसान भी वहाँ पे रह रहे होते हैं, और कुछ पौधे भी कुछ किस्म के पाए जाते हैं। तो ये सारे मिलकर ना कि एक इकोलॉजी बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम ना कि इकोसिस्टम पे आते हैं। तो इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसके मुताबिक द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारे पास माहौल में मौजूद जानदार चीज़ें हैं और बेजान चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मसलन के एक इंटरेक्शन में होती हैं, ताल्लुक में होती हैं, और दूसरा वो एक दूसरे पे ना डिपेंड कर रही होती हैं, यानी कि एक दूसरे पे इन्हिसार कर रही होती हैं।
तो ये सारा जो इनके इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस हैं वो मिल कर ना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमें ये एक इस तरह से ना कि एक जंगल नज़र आता है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक जानवर है, उसके बाद पौधे हैं और ये हमारे पास मिट्टी है, हवा है। यानी कि मिट्टी और हवा को अगर हम देखें तो ये हमारे पास हैं जी बेजान यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर हम ये जानवर देखें और पौधे देखें तो ये हमारे पास हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे मिट्टी नहीं होती तो फिर पौधे नहीं उग सकते हैं। अगर यहाँ पे हवा नहीं होगी तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना ही ऑक्सीजन होगी, तो फिर ये ना तो जानवर जिंदा रह सकते हैं ना ही पौधे जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरह से ना कि मसलन के जानदार यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट और जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास एक सिस्टम बनता है उसे हमने इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरह की एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे है ये एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में जो जिंदगी पाई जाती है। उसमें भी अगर आप लोग देखें तो मतलब जैसे ये पानी है तो पानी हमारे पास पानी तो हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो पानी में मौजूद जो पौधे हैं या फिर मुख्तलिफ तरह के जानदार मछलियाँ वगैरह जो होती हैं तो वो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो वो पानी के बिना नहीं रह सकते। और दूसरा फिर ना कि इसी तरह ये पौधे जो हैं, पौधे और मिट्टी और पानी का ये भी एक ना रिलेशनशिप बन जाता है और एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये भी ना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम के बाद हम ना नेचुरल साइकिल्स की बात करते हैं कि यानी कि जो हमारे पास माहौल में मुख्तलिफ जानदार और बेजान चीज़ों का एक बैलेंस सा बना होता है, तो उसे वो किस तरह कायम रहता है तो उसकी हम ना के उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो उसके मुताबिक ये है कि ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट वो क्या बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि ए बायोटिक जो है वो इधर से तीर अगर जा रहा है तो इसका मतलब ए बायोटिक बायोटिक में चेंज हो रहे हैं और बायोटिक फिर ए बायोटिक में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से ना कि इनका एक साइकिल बना रहता है जिसकी वजह से ना कि माहौल में ना इन चीज़ों की मकदार ना के मुनासिब सी रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, उसे यूज़ करके और फिर वो ऑक्सीजन को खारिज कर देते हैं, वो फिर जानवर ले लेते हैं और जानवर उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में खारिज कर देते हैं। तो इस तरीके से ना कि जो हमारे पास हवा है उसमें ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ना कि बैलेंस बन जाता है। तो इस तरह से ना एक नेचुरल साइकिल्स बने होते हैं जिनकी वजह से ना कि माहौल में मुख्तलिफ बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों का ना कि जो कम्बिनेशन है कि वो एक नेचुरल वे में रहता है। यानी कि वो कोई भी चीज़ ना एक हद से तजावुज़ नहीं करती है। तो इसकी अगर हम ना एग्जांपल लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है या मुख्तलिफ जैसे ये तो एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ईंटों वाला भट्टा है उस वहाँ से खारिज हो रही है। तो जो जानवर हैं वो जितने भी हमारे पास आ जाएंगे तो वो जो सांस लेते हैं तो सांस जब वो बाहर खारिज करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में खारिज कर रहे होते हैं। और फिर हमारे पास पानी भी मौजूद होता है। तो इन चीज़ों को ना के जो पौधे होते हैं पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। यानी कि पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली माहौल से, पानी लिया और इन्होंने पौधों ने इस्तेमाल किया सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। तो फिर हमारे पास ना कि फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ और पौधों ने अपनी खुराक तैयार की। ये जो पौधे अपनी खुराक तैयार करेंगे ये मुख्तलिफ जानवर इसे ना के खाएंगे। अब ये जो जानवर खुराक खाने के बाद अब जब जानवर मर जाएंगे तो इनमें जो ना के मिक्स हुए होंगे यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो दोबारा से माहौल में शामिल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से साइकिल ना दोबारा से उसी तरीके से ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना कि ये साइकिल स्टार्ट रहता है जिसकी वजह से कि माहौल में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना कि वो बैलेंस रहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।